शुरुआत ट्रेड से करूंगा क्योंकि हम अब तक ट्रेड की ही बात कर रहे हैं। यूके में टैरिफ्स वैसे भी ऑन एवरेज लो हैं। उनका अप्रोच ये है कि हमें ज्यादा रेगुलेशन भी नहीं चाहिए मगर जीरो रेगुलेशन भी नहीं चाहिए। नए लेवल पे इंडिया यूके रिलेशनशिप डिफेंस में बनाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर रहेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हाई कमिश्नर विक्रम जी मौजूद हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, क्या कुछ प्रिपरेशंस है प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट को लेकर? सो प्रिपरेशंस जो हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट हमारे लिए दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एनी हाई कमिश्नर्स एनी एम्बेसडर्स टेन्योर टू हैव हमारे सीनियर मोस्ट लीडरशिप यहाँ पे आए, यहाँ पे पधारे, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बिजी पीरियड होता है बट ऑल्सो द मोस्ट एंजॉयबल पीरियड। साथ ही साथ अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये फाइनलाइज तो मई 2025 में हो गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट के बाद आपको क्या लगता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या कोई चैलेंजेस है ऐसे, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट से, खास तौर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर? जी, जैसा कि आपके दर्शकों को याद होगा, 6 मई को जो हमने दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने अनाउंस किया था कि नेगोशिएशंस खत्म हो गए सब्सटैंटिव तौर तक। उसके बाद जो होता है ऐसे एग्रीमेंट्स में उसकी लीगल स्क्रबिंग जो कहते हैं, मतलब उसकी पूरी सारे लाइन बाय लाइन उसकी सहमति होती है कि सारे जो अंडरस्टैंडिंग्स रीच हुए हैं नेगोशिएशन के दौरान, और ये लंबा नेगोशिएशन चला है 3 साल से थोड़ा ज्यादा, तो वो क्या ठीक से लीगल लैंग्वेज में कानूनी तौर से करेक्टली रिफ्लेक्टेड हैं। तो वो काम तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसी के बाद फॉर्मली दस्तखत होता है उसका। तो वी आर होपफुल कि ये सब काम हो जाएगा इन टाइम फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, ताकि उसके बाद the finalization can happen। और फाइनलाइजेशन में जो होता है हमारे यहाँ इसकी रैटिफिकेशन, ट्रीटी की रैटिफिकेशन, इट इज डन थ्रू वन प्रोसेस। यूके में रैटिफिकेशन थोड़ा सा ज्यादा लंबा प्रोसेस है, तो यहाँ पे यकीनन थोड़ा और वक्त लग जाएगा फॉर द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन टू स्टार्ट। बट बहरहाल हर देश का अलग इम्प्लीमेंटेशन तौर तरीका है। शुरुआत ट्रेड से करूंगा क्योंकि हम अब तक ट्रेड की ही बात कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे जो मेन एक्सपोर्ट सेक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट हैं गुड्स में, इसमें टेक्सटाइल्स है, फुटवेयर है, कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, ऐसे इत्यादि ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एक्सपोर्ट करने का काफी मौका मिलेगा। यहाँ पे टैरिफ कट्स काफी होंगे। दरअसल यूके में टैरिफ्स वैसे भी ऑन एवरेज लो हैं, मगर इन कुछ कमोडिटीज में हमारे कुछ कंपेटिटर कंट्रीज में टैरिफ्स हमसे नीचे हैं, तो इस टैरिफ कट से हमें डायरेक्टली फायदा होगा। और मजे की बात यह है कि यूके के लिए कोई उनके इंडस्ट्री में कोई तकलीफ नहीं होगा। कंज्यूमर को और गुड्स मिलेंगे और सस्ते प्राइसेस पे। हमारे यहाँ यूके के जो कुछ गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं, वहां पे उनके भी कॉम्पिटिटर्स हैं दूसरे मुल्क के, जैसे कि अगर आप सोचे हाई एंड कार्स जो हैं, जैसे कि जैगुआर, लैंड रोवर वगैरह, वो उनकी कंपटीशन दूसरे मुल्क के हाई एंड कार्स जो हैं, मशहूर ब्रांड्स जो होते हैं। मगर इंडिया में उनकी कंपटीशन में इतने सारे डोमेस्टिक ब्रांड्स नहीं है, तो हमें उस सेक्टर्स में जल्दी से वी कैन बेनिफिट एंड यूके कैन बेनिफिट। तो एक तरफ से अगर देखें तो ज्यादातर हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में गुड्स के जैसे सर्विसेज में, इवन मोबिलिटी के जो पीसेस हैं, इसमें विन विन के तौर से हम देख रहे हैं उसको। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो अगले साल, जैसे कि पीएम ने अनाउंस भी किया है, ऐलान भी किया है कि अगले साल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होस्ट करेंगे, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी समिट, सेफ्टी समिट। यूके होस्टेड द फर्स्ट वन। प्रीवियस भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, उनके कार्यकाल में उन्होंने होस्ट किया था, और हमारे अप्रोच में कुछ काफी सारे सिमिलैरिटीज हैं। उनका अप्रोच यह है कि हमें ज्यादा रेगुलेशन भी नहीं चाहिए मगर जीरो रेगुलेशन भी नहीं चाहिए। हमें भी फोकस है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ठीक से किया जाए तो इसको प्रोडक्टिविटी में फायदा होगा, इसको यूज केस सिनारियोज में फायदा होगा। जैसे कि हमारे नंदन नीलेकानी साहब ने भी कहा था हाल में, कल मेरे ख्याल में उन्होंने आर्टिकल भी लिखा था कि बिग LLMs, बिग लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स, उसमें पैसा ज्यादा जाता है, रिसोर्सेज ज्यादा जाते हैं, मगर
फायदा जो है कम्स फ्रॉम टारगेटेड यूज केस सिनारियोज, और ये बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट की नीति है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्ट सर्व कुछ सोशल सर्व, और ये हमारी पीएम साहब और उनकी गवर्नमेंट का जो उनका रवैया है इस पे इट इज दैट इट मस्ट बी यूज्ड फॉर पब्लिक बेनिफिट। आपने डिफेंस का भी जिक्र किया था। अब डिफेंस का जो है हम एक नए लेवल पे इंडिया यूके रिलेशनशिप ऑफ डिफेंस में बनाना चाह रहे हैं। इस साल के अक्टूबर में इनके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, अभी एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक इलाके में है। वापसी के रास्ते में दे विल एक्सरसाइज विद आवर नेवी। वी आर नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम हम ट्रेनिंग के अलावा हम इंस्ट्रक्टर्स का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो यूके में हमारे 2 इंस्ट्रक्टर्स पहुंच चुके हैं, नेवी के और आर्मी के। एयरफोर्स के भी आएंगे अभी हाल नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे इंडिया में भी ये लोग भी भेजेंगे। दे सेंड वन इंस्ट्रक्टर टू आवर डिफेंस इंस्टीट्यूट्स। वी आर लुकिंग एट मोर टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्टनरशिप्स। एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन पार्टनरशिप भी चालू करना चाह रहे हैं, जहां पे मेन मुद्दे एग्री हो गए, जैसे कैसे होगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे होगा, कैसे शिप्स बनेंगे उससे। जब ये समझौता टाइप हो जाएगा वो भी एक नया होगा। और आगे वी आर ऑल्सो लुकिंग एंड होपफुली पीएम्स विजिट के दौरान इस पे प्रोग्रेस होगा कि डिफेंस में हम कैसे बायर एंड सेलर का जमाना से बढ़ के हाउ डू वी मूव टू जॉइंट पार्टनरशिप्स, जो कि डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स कहा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कैपेसिटी भी है, यूके में भी कैपेसिटी है, डिजाइन अच्छा करते हैं यहाँ पे। हिस्टोरिकली यहाँ पे काफी कुछ मतलब हिस्टोरिकल डिफेंस इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, और हमारे यहाँ बड़े रफ्तार से चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से। वी सॉ द एफिकेसी ऑफ आवर एयर डिफेंस इक्विपमेंट। सो वी थिंक देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल वर्क टू हैपन टुगेदर, जहां पे इनोवेशन साथ में करें, मगर प्रोडक्शन, हमारी वास्ट प्रोडक्शन इकोसिस्टम का फायदा उठाएं, और इंडिया और यूके न कि अपने आप के लिए मगर पूरी दुनिया के लिए भी एक्सपोर्ट कर पाए। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से एक बात कहते हैं कि जब ब्रिटेन की बात आती है और भारत की बात आती है तो एक लिविंग ब्रिज जो है वो इंडियन डायस्पोरा है। तो इस बार पीपल टू पीपल कनेक्ट की अगर हम बात करें, इंडियन डायस्पोरा की बात करें, भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से उत्सुक रहे हैं, हमेशा से उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। तो इस बार प्रधानमंत्री की विजिट से हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन डायस्पोरा के लिए? साथ ही साथ क्या कुछ इंडियन डायस्पोरा भी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए कुछ करेगी? जी, वेल ऐसा है, इस बारी विजिट काफी शॉर्ट नोटिस पे तैयार हुआ है, और आपने देखा 3 दिन पहले ही, क्या 3 दिन, 2 दिन पहले ही बताया गया कि फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ है। अब जैसे कि द स्केल एट विच हमारे पीएम साहब के पब्लिक इवेंट्स जो होते हैं उसको 2-4 दिनों में करना नामुमकिन था, सारे फैक्टर्स को मद्देनजर में रखते हुए, जैसे कि लोगों को इकट्ठा करना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन करना है, वेन्यू की जरूरत है। यहाँ यूरोप में वेन्यूज काफी काफी पहले बुक होते हैं, तो 1 महीने 3 हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान में नहीं हो सकते हैं। तो यकीनन हमारे डायस्पोरा के दोस्त लोग जो हैं यहाँ पे काफी कुछ कह रहे हैं कि जी इस बारी इतना बड़ा कुछ कर नहीं रहे हैं, मगर विजिट बहुत ही शॉर्ट है। इस बारी पीएम साहब मतलब इतनी मेहनत करके यहाँ पे आ रहे हैं लेस देन 1 डे के लिए। इफेक्टिवली आप 2 दिन कह रहे हैं, मगर एक्चुअली इट्स लेस देन 1 फुल डे, 24 आवर्स, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया यहाँ पे आ रहे हैं। पर तब भी हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे ताकि हमारी डायस्पोरा कम्युनिटी अपने फीलिंग्स, अपने जज्बाव का इजहार कर सकें यहाँ पे। तो हमें लगता है कि डायस्पोरा जो है, द कनेक्ट दैट दे हैव मेंटेन्ड विद इंडिया, its strength is the cultural connection and the history of our relationship. So people want to express that. We think they will do a nice job in being able to express that. सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस।